नमस्कार। आज बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। मुगलों के शासनकाल में जितने भी राज्य हुआ करते थे उनमें बंगाल सबसे समृद्ध हुआ करता था। तो बंगाल के कौन कौन से राजा हुए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें से कि कौन कौन वहाँ का सूबेदार हुआ, कौन राजा था, जिसके कारण मुगलों को कैसे कर मिलता था और फिर बाद में कैसे स्वतंत्र हुआ, इसमें थोड़ा सा समस्या होता है। तो आज इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सबसे समृद्ध राज्य था। अब समृद्ध इसलिए था कि समुद्र भी था यहाँ पे और इसका क्षेत्रफल भी काफी बड़ा था। तो सबसे समृद्ध यानी कि मुगलों के शासनकाल में जितने भी राज्य हुआ करते थे उनमें बंगाल सबसे समृद्ध था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था। इसका कार्यकाल 1713 से 1727 ईस्वी तक था। तो मुगलों के शासनकाल में मुर्शीद कुली खां पहला ऐसा शासक हुआ जिसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर लिया। यानी कि इससे पहले जितने भी शासक होते थे बंगाल में वो सब मुगलों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और ये मुर्शीद कुली खां अंतिम शासक हुआ, मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया। इसने अपने शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि उत्तरवर्ती मुगल शासक यानी कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए ये काफी कमजोर हुए। तो इनकी शक्ति वैसी नहीं थी कि कोई किसी भी मजबूत शासक ऊपर ये शासन कर सके। तो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसका कार्यकाल था 1713 से लेकर 1727 तक और ये फर्रुख सियर के शासनकाल में था। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में औरंगजेब के बाद बहादुर शाह के बाद मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह के बाद फर्रुख सियर बैठा है। तो फर्रुख सियर का शासनकाल के समय मुर्शीद कुली खां शासक बना। मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में बंगाल समृद्ध राज्य था। सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था बंगाल। लेकिन यह भी था कि ये अपने आप को स्वतंत्र जरूर घोषित कर लिया था, लेकिन मुगलों को ये टैक्स दिया करता था। समय समय पर जो इसका टैक्स हुआ करता था ये दे देता था, लेकिन खुद ये स्वतंत्र शासक था। उनका कोई भी शासन या उनका कोई भी दिया गया आदेश इसको मानना नहीं था, लेकिन फिर भी ये टैक्स दिया करता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। ढाका आज कहाँ पड़ता है? ये बांग्लादेश में आज ढाका पड़ता है। तो वहां से राजधानी को हटा के इसने मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शीद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण की शुरुआत की। अब ये इजारेदारी प्रथा क्या होती है? तो इजारेदारी प्रथा होती है कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को जमीन दे देते थे। अब बंगाल में भी टैक्स भी वसूल करना था, तो ये एक प्रकार से जमींदारी व्यवस्था का ही रूप था। जब हम लोग अंग्रेजों को पढ़ेंगे तो इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे टैक्स लिया जाता था। उसमें अस्थाई बंदोबस्त है, महालवाड़ी है, रैयतवाड़ी है। उसी के तहत अस्थाई बंदोबस्त का ही एक रूप ये भी था, इजारेदारी प्रथा। जैसे अस्थाई बंदोबस्त में जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको दे दिया जाता था, उसी तरीके से इजारेदारी प्रथा भी था। और दूसरा था तकाबी ऋण। ये कृषकों को खेती के लिए ऋण देता था। यानी कि जो कृषक थे जो खेती करना चाहते थे, जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उनको खेती करने के लिए राज्य के द्वारा यानी कि बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां के द्वारा एक ऋण दिया जाता था कि आप खेती करिए और खेती करने के बाद वो जो ऋण जो लिए हैं टैक्स के साथ सरकार को वापस लौटा दीजिए, बाकी आप अपना लाभ करिए। जैसे आज बैंक से कोई व्यक्ति खेती के लिए ऋण लेता है, उसी तरीके से। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। अब एक बात है बंगाल के शासकों में कि सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी सरफराज हुआ, यही एक उसका चचेरा भाई था। नहीं तो जितने भी इसमें शासक बने हैं सारे के सारे दामाद हुआ करते थे। बंगाल में जितने भी मुर्शीद कुली खां के बाद या एक सरफराज को छोड़ दें जो उसका चचेरा भाई था सुजाउद्दीन का, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी शासक बने हैं सब एक दामाद हुआ करते थे। तो वहां दामादों की बड़ा बोलबाला था, बेटों को वहां कुछ नहीं प्राप्त होता था। तो सुजाउद्दीन का कार्यकाल था 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका भी इतिहास जो है कि बहुत अच्छा है। इसके काल में बंगाल समृद्ध हुआ। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी इसका चचेरा भाई सरफराज हुआ। सरफराज इसका चचेरा भाई था जिसको सुजाउद्दीन के बाद बैठाया गया। 1727 से लेकर 1739 तक रहा सुजाउद्दीन। सरफराज का कार्यकाल रहा 1739 से 40 में, मात्र 1 साल ही रहा।
और इसके शासनकाल में बिहार का सूबेदार था अलवर्दी खां, इसने विद्रोह कर दिया और सरफराज की हत्या कर दी। सरफराज की हत्या बिहार के सूबेदार अलवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में कर दिया। गिरिया का एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध में सरफराज की हत्या अलवर्दी खां ने कर दी। अलवर्दी खां कहाँ था? बंगाल का था, बंगाल का सूबेदार था, बाद में शासक हो गया। अलवर्दी खां बंगाल का शासक 1740 ईस्वी में बना, यानी कि जब सरफराज की हत्या कर दी उसके बाद फिर अलवर्दी खां बंगाल का शासक बन गया। अलवर्दी खां ने अपने शासनकाल में मुगलों को कर देना बंद कर दिया, यानी कि इससे पहले जो मुर्शीद कुली खां से पहले जो शासक हुआ करते थे वो मुगलों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उनको टैक्स, एक प्रकार से सूबेदार था जो कि वहाँ के जो राजा होता था, जो मुगल बादशाह होते थे, उनके आदेश का पालन करता था। मुर्शीद कुली खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, लेकिन टैक्स दिया करता था। तो मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बैठा, वो भी टैक्स देता था, और सुजाउद्दीन के बाद सरफराज बैठा, वो भी टैक्स देता था। लेकिन जब अलवर्दी खां बंगाल का शासक हुआ, इसने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। स्वतंत्र ये पहले ही हो गए थे। अलवर्दी खां ने अपने शासनकाल में मुगलों को कर देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, इतना समृद्धशाली हो गया। मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में बंगाल समृद्ध था और अलवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, इतना ज्यादा यहाँ समृद्धि आ गई कि ये बंगाल जो है पूरे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। बाकी दृष्टिकोण से व्यापार हो गया या बाकी सारी चीजों के कारण, और बंगाल में समुद्र भी है जिससे व्यापार में काफी आसानी होती थी। तो आज बंगाल में इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद जो है आगे आगे पढ़ेंगे। तो अभी जब ये हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं सो अंग्रेजों का आगमन पढ़े थे। अब बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल में अंग्रेजों का कैसे कैसे हस्तक्षेप शुरुआत हुआ और फिर बंगाल में ये कैसे धीरे धीरे वहां के सूबेदारों को हटाकर खुद आ गए और अंततः बंगाल पे कब्जा कर लिया। तो बंगाल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।